हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री वाले टॉपिक में हमने जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है उसका एक पार्ट देखा था, दूसरा पार्ट आज देखने वाले हैं और मे भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों के रिस्पांस देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लगातार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक भी करते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे ऐसा महसूस होता है कि वाकई में हम अच्छे रास्ते पर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक वॉर में जो सेकंड वाला चल रहा था उसमें हमने क्या देखा था कि अनवरुद्दीन अंबुर के युद्ध में मारा गया है और उसके बेटे जो महमूद अली मोहम्मद अली जिसका नाम बताया था वो तिरुचिरापल्ली भगा दिया जाता है अंग्रेज़ों की मदद से। वो अंग्रेज उसका साथ देते हैं और चांद साहब कर्नाटक का नवाब बन चुका है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी थी। तो डुप्लेक्स जो था उसने प्रॉमिस किया था कि चांद साहब को और मुजफ्फर जंग को दोनों को गद्दी पर बैठाएगा, ऐसा उसने प्रॉमिस किया था। तो चांद साहब को तो कर्नाटक पर बैठा दिया, कर्नाटक की गद्दी पर बैठा दिया है। अब नंबर है मुजफ्फर जंग का। ठीक है, देखते हैं आगे की कहानी, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का पूरा केस खत्म। अब आते हैं हैदराबाद पर। हैदराबाद पर देखिएगा, अंग्रेज लोग जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो भी अंग्रेज थे, वो बुलाते हैं किसको? नासिर जंग को। नासिर या इसी का नाम आप लोगों को बताया था मैं, निसार जंग। नासिर जंग या निसार जंग को ये लोग बुलाते हैं। और किस लिए बुलाते हैं कि तुम आओ और चांद साहब पर अटैक करो। तुम आओ और चांद साहब पर अटैक करो। ठीक है, क्यों बुलाए थे ये कि तुम आओ और चांद साहब पर अटैक करो। चांद साहब जो था वो कहाँ का नवाब था? ये नवाब था कर्नाटक का। ये नवाब था कर्नाटक का। यानी इन शॉर्ट ये लोग कह रहे थे कि नासिर तुम आओ, चांद साहब पर अटैक करो, यानी कर्नाटक पर अटैक करो। इनका यही कहना था। देखिएगा, पूरा फ्लो चार्ट में समझते जाइएगा, नोट्स आप लोग खुद से बनाइएगा। इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए और नोट्स बनाइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या बातें हो गई? चांद साहब तो वहाँ का नवाब बन चुका कर्नाटक का। हैदराबाद में अंग्रेज लोग नासिर जंग को बुलाते हैं कि तुम आओ अटैक करो चांद साहब पर और कर्नाटक पर। नासिर जंग आता है और ऐसा ही काम करता है, ये अटैक कर देता है चांद साहब के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर अटैक करता है और साथ में ये काम तो किया, इसके साथ में ये दूसरा काम भी कर देता है। ये मुजफ्फर जंग को कैद कर लेता है। ठीक है, मुजफ्फर जंग को ये कैद कर लेता है। क्या काम किया? नासिर जंग को अंग्रेजों ने बुलाया कि तुम आओ अटैक करो चांद साहब के ऊपर। नासिर जंग आता है, चांद साहब पर अटैक करता है और लगे हाथ मुजफ्फर जंग को भी कैद कर लेता है। ठीक है, मुजफ्फर जंग साथी है किसका? मुजफ्फर जंग साथी है डुप्लेक्स का, जो फ्रेंच गवर्नर डुप्ले था या डुप्लेक्स इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसका साथी है। डुप्ले क्या करता है या डुप्लेक्स क्या करता है? इसी नासिर जंग के पास जाता है। नासिर जंग के पास जाता नहीं, कहने के लिए बता रहा हूँ। डुप्लेक्स जो है नासिर जंग के पास क्या करता है? इसके कुछ सेनापति थे या कुछ अधिकारी थे। किसके? नासिर जंग के। डुप्लेक्स क्या करता है? नासिर जंग के कुछ सेनापति या कुछ अधिकारियों को खरीद लेता है, यानी अपनी तरफ मिला लेता है। और जब खरीद लिया तो खरीदने के बाद क्या करता है? इन्हीं की सहायता से, यानी इसी के सेनापतियों से, इसी के अधिकारियों से नासिर जंग को मरवा देता है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी मरवा दिया ये। तो इतने तो क्या कहानी समझ में आ गई कि हैदराबाद में अंग्रेजों ने नासिर जंग को बुलाया कि तुम आओ चांद साहब पर अटैक करो, यानी कर्नाटक पर अटैक करो। वो आता है नासिर, ऐसा ही काम करता है, साथ में मुजफ्फर जंग को भी ये कैद कर लेता है। जब कैद करता है तो डुप्लेक्स जो मुजफ्फर जंग की तरफ था, ये डुप्लेक्स क्या करता है? सीधे से नासिर जंग के सेनापतियों को, अधिकारियों को खरीद लेता है और उसी के माध्यम से नासिर जंग को या निसार जंग को मरवा देता है। ठीक है, यानी क्या हुआ? जो हैदराबाद में युद्ध हो रहा था, आप लोग अगर
जो मेरी वीडियो देखे होंगे सेकंड वाली की शुरुआत वाली, हैदराबाद में दो लोग लड़ रहे थे गद्दी के लिए। एक तरफ था नासिर और दूसरी तरफ था इसके अपोजिट में मुजफ्फर। ठीक है, मुजफ्फर। तो नासिर जंग को तो मरवा दिया गया, मुजफ्फर जंग बच गया अकेला, उसको बैठा दिया जाता है हैदराबाद की गद्दी पर। ठीक है, अभी बैठाया ही नहीं गया है। क्या करता है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स इतना लगातार युद्ध कर रहा है तो डुप्लेक्स थक गया है। वो क्या करता है, अब इसका एक सेनापति है जिसका नाम है कर्नल बुस्सी। ठीक है, बुस्सी को बोलता है कि तुम मुजफ्फर जंग को ले जाओ और इसका राज्याभिषेक कराओ, मतलब इसका नवाब वगैरह बनाओ, जो भी प्रोसेस होती है उसको सॉल्व करवाओ। ठीक है, बुस्सी लेकर के जाता है मुजफ्फर जंग को, लेकिन रास्ते में मुजफ्फर जंग को मार दिया जाता है, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मरवा दिया जाता है। यानी अब हैदराबाद में जो दो लोग लड़ रहे थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग भी मारा गया, यानी गद्दी खाली हो गई। तो अब जो भी गद्दी पर बैठेगा, सिस्टम तो ये था कि उसी वंश में से बैठेगा। तो मुजफ्फर जंग मारा ही गया, नासिर जंग मारा ही गया। तो नासिर जंग के छोटे भाई, नासिर का एक छोटा भाई है जिसका नाम है सलावत जंग। नासिर का छोटा भाई है सलावत जंग। इसको बैठा दिया जाता है कहाँ पर, हैदराबाद की गद्दी पर। सलावत जंग जो था वो बैठता है हैदराबाद की गद्दी पर, यानी हैदराबाद का ये शासक बन जाता है। ठीक है, जब शासक बन जाता है, ये तो रेस में था नहीं बेचारा सलावत जंग, आराम से अपना काम धाम कर रहा था, पॉकेट मनी लेकर के मोबाइल वगैरह चलाता था। बिना रेस के इसको ट्रॉफी मिल गई, बिना रेस के इसको जीत मिल गई, यानी जंग में था ही नहीं और इसको गद्दी मिल गई। गद्दी मिल गई तो खुश होकर के जो नॉर्दर्न सरकार्स वाला एरिया है, नॉर्दर्न सरकार्स वाला एरिया, या जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी सरकार्स। ठीक है, ये बॉर्डर लगता था उस समय मद्रास वाले एरिया का, जो ब्रिटिश के अंडर में आता था। तो नॉर्दर्न सरकार्स वाले एरिया ये दे देता है गिफ्ट के रूप में फ्रेंच लोगों को। ठीक है, और ये जो टाइम है 1751 का है। तो इन शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, 1751 में आप लोग देखेंगे पूरे के पूरे कर्नाटक में केवल और केवल किसका शासन हो रहा है, केवल फ्रेंच लोग हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़ता हुए देख रहे हैं। और पूरे कर्नाटक में फ्रेंच लोग ही दिखाई देंगे। एक जगह फ्रेंच के तरफ से चांद साहब गद्दी पर बैठा है और एक तरफ फ्रेंच की तरफ से सलावत जंग को बैठा दिया गया गद्दी पर। इतनी बातें समझ में आई, फटाफट समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी तक थोड़ा सा बहक रहे थे, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो क्या चीज़ बताने वाला हूँ। पूरी चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ और ध्यान से सुनना, चीज़ों को देखना, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो। हैदराबाद में अंग्रेज लोग बुलाते हैं नासिर जंग को कि तुम आओ अटैक करो चांद साहब के ऊपर। ये आता है, चांद साहब पर अटैक करता है, साथ में मुजफ्फर जंग को भी कैद कर लेता है। जब मुजफ्फर जंग को कैद कर लेता है तो मुजफ्फर डुप्लेक्स दोनों एक थे। डुप्लेक्स क्या करता है, निसार जंग के कुछ सेनापतियों, कुछ अधिकारियों को खरीद लेता है और इन्हीं सेनापतियों, इन्हीं अधिकारियों की मदद से वो निसार जंग को मरवा देता है। हैदराबाद में दो ही लोग लड़ रहे थे गद्दी के लिए, एक तरफ नासिर जंग या निसार जंग लड़ रहा था, दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग लड़ रहा था। नासिर को मरवा दिया डुप्लेक्स ने, गद्दी खाली हो गई मुजफ्फर जंग के लिए। मुजफ्फर को गद्दी दे दी गई लेकिन उसका राज्याभिषेक अभी नहीं कराया गया। डुप्लेक्स थक गया है, वो बुस्सी अपने जो इसका सेनापति है डुप्लेक्स का, बुस्सी के माध्यम से मुजफ्फर जंग को बोलता है कि ले जाओ इसको और गद्दी पर बैठवाओ। जब मुजफ्फर जंग को ले जाया जा रहा होता है, तो रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इसको मरवा दिया जाता है। जब मरवा दिया जाता है तो नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को गद्दी पर बैठाया जाता है और गद्दी पर बैठने के बाद ये खुश होकर के जो नॉर्दर्न सरकार्स वाले एरिया है, उत्तरी सरकार्स वाले एरिया, वो दे देता है फ्रेंच लोगों को। 1751 का टाइम पीरियड है ये, और 1751 में पूरे के पूरे कर्नाटक में फ्रेंच लोगों का इतिहास दिखाई दे रहा है। इतनी बातें समझ में आई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब चलते हैं तिरुचिरापल्ली की तरफ। अभी समझ में आएगा क्यों चल रहे हैं तिरुचिरापल्ली हम। तिरुचिरापल्ली ये जगह तो आप लोगों को याद ही होगी क्योंकि आप लोग अच्छे वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ते हैं। तिरुचिरापल्ली वही जगह है जब अंबोर का युद्ध हुआ था और अनवरुद्दीन का बेटा जो महमूद अली या मोहम्मद अली भाग
करके यहीं पर आया था, वही वाली जगह है ये। तो तिरुचिरापल्ली में भाग कर आया था कौन? महमूद या मोहम्मद अली, ये भाग करके आया था यहाँ पर। और ये बेटा किसका है? अनवरुद्दीन का। ठीक है, पूरी कहानी थोड़ी सी याद करा दे रहा हूँ। अनवरुद्दीन नवाब था कहाँ का? कर्नाटक का। ठीक है, अंग्रेज़ों की मदद से। और इसका दोस्त भी यहीं याद कर लो तो और इजी हो जाएगा। अंग्रेज़ों की मदद से ये भाग करके आया था। इतनी कहानी अभी तक समझ में आई, ये पुरानी ही है, नया जोड़ते हैं। जो डुप्लेक्स है देखना, अभी तक कामयाब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चांद साहब को जिताया, कर्नाटक में नवाब बना दिया, मुजफ्फर को बनाने वाला था, मतलब युद्ध तो जीता। ठीक है ना, अपने अपने लोगों को ये गद्दी पर बैठा दिया है। यानी डुप्लेक्स कहीं ना कहीं कामयाब दिखाई दे रहा है। और आप लोग भी देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि डुप्लेक्स अभी तक कामयाब है। वो डुप्लेक्स जो इतना कमज़ोर है, युद्ध में देखे होगे मदद मांगने गया था अनवरुद्दीन के पास कि भैया हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैं। पहले तो जो गवर्नर था आपका, क्या नाम था उसका? निकोलस मोर्स। निकोलस मोर्स जो था पौंडीचेरी का गवर्नर, इसके मद्रास का गवर्नर, इससे कितना रिक्वेस्ट किया था डुप्लेक्स ने कि भैया मदद कर दो। इसने नहीं की तो अनवरुद्दीन के पास गया। देखो कितना कमज़ोर है, लेकिन इच्छा शक्ति देखना, इतना पॉजिटिव रहा, इतना मेहनत किया कि जहाँ पर ये मदद मांग रहा था कि आप लोग लड़ाई ना करें, हमसे लड़ाई ना करना, हम कमज़ोर हैं, वहीं ये पूरा का पूरा सत्ता ही बदल दिया। कर्नाटक में अपने शासकों को बैठा दिया, हैदराबाद में अपने शासकों को बैठा दिया, 2-2 बार मद्रास जीता है। बड़े बड़े शासक, उस अनवरुद्दीन से जिससे इसने मदद मांगी थी उसी को ही मरवा दिया। ये होता है इच्छा शक्ति, पॉजिटिव रहना और ब्रेन को शांत रख करके सोचना। डुप्लेक्स इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डुप्लेक्स की जितनी कोशिशें हैं वो कामयाब है। डुप्लेक्स बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है, जो अंग्रेज लोग होते हैं, अंग्रेजों के लिए एक नया गवर्नर आ जाता है मद्रास में, जिसका नाम है थॉमस सैंडर्स। ये गवर्नर बन करके आता है। टाइम पीरियड है इसका 1750 से 55 तक। ये नया गवर्नर बन करके आता है। लोगों को उम्मीद थी इससे कि अब ये कुछ अच्छा करेगा। ये आता है थॉमस सैंडर्स और क्या करता है, ये सेना भेजता है। सेना भेजता है कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली। ये सेना भेजा, ठीक है, समझते जाइएगा बस सारी चीज़ों को। ये थॉमस सैंडर्स जो था सेना भेजा तिरुचिरापल्ली में। क्यों भेजा? क्योंकि तिरुचिरापल्ली में महमूद अली है, यानी इसकी मदद के लिए भेजा था थॉमस सैंडर्स तिरुचिरापल्ली में सेना। वहीं पर जब फ्रेंच लोग देखते हैं, यानी डुप्लेक्स जब देखता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़, ये लोग तिरुचिरापल्ली में क्यों जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर भी अटैक करने वाले हों, तो फ्रेंच लोग भी, जो फ्रेंच लोग थे, डुप्लेक्स जो था वो भी अपनी सेना भेज देता है। वो भी अपनी सेना भेज देता है कहाँ पर? वही तिरुचिरापल्ली में। ये भी अपनी सेना भेज देता है तिरुचिरापल्ली में। यानी फ्रेंच लोगों ने भी अपनी सेना रख ली, ब्रिटिशर्स ने भी अपनी सेना तिरुचिरापल्ली में रख ली। पूरा जो एरिया था, यानी तिरुचिरापल्ली कर्नाटक का रीजन, तो ये दोनों सेनाओं की वजह से जो कर्नाटक था वो एक बहुत बड़ी छावनी के रूप में दिखाई देने लगा, बहुत बड़े कैंट के रूप में दिखाई देने लगा, या बहुत बड़ा मिलिट्री बेस दिखाई देने लगा। चारों तरफ सेनाएं दिखाई देने लगी। सब परेशान हो गए कि अब ये क्या होने वाला है। ये इस कंडीशन को देखते हुए अब जब पूरी ये दोनों सेनाएं हैं, तो जो अंग्रेज थे वो बुलाते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते हैं हमारी मदद के लिए, अपनी मदद के लिए। ये आता है और दिमाग लगाना शुरू करता है, क्योंकि इसको अंग्रेजी गीदड़ भी कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव को गीदड़ वाला काम भी करता है। रॉबर्ट क्लाइव देखता है कि जो पूरी भीड़ है, किसकी, चाहे ब्रिटिशर्स हो चाहे फ्रेंच हो, इन लोगों की पूरी भीड़ जो है कहाँ पर इकट्ठा है? तिरुचिरापल्ली में। पूरी भीड़ इकट्ठा है तिरुचिरापल्ली में। रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगाता है और ये बोलता है कि जहाँ पर फ्रेंच का फोकस ज़्यादा है, यानी तिरुचिरापल्ली पर फोकस ज़्यादा है, यहाँ पर तुम लोग अटैक मत करो। अपने पूरे अंग्रेज लोगों को बोलता है, ब्रिटिश सेना को बोलता है कि जो फ्रेंच लोग हैं वो ध्यान दिए हैं तिरुचिरापल्ली पर। आप लोग क्या करिए, तिरुचिरापल्ली पर अटैक ना करिए। कहाँ पर अटैक करिए? आप लोग अटैक करिए एरकॉट पर, यहाँ पर अटैक करिए। एरकॉट क्या थी? एरकॉट राजधानी थी।
किसकी? एरकॉट राजधानी थी कर्नाटक की। रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि आप लोग तिरुचिरापल्ली पर अटैक न करते हुए कर्नाटक की राजधानी एरकॉट पर अटैक करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर सैंडर्स, जो थॉमस सैंडर्स था, ये दोनों मिल करके यही काम करते हैं, अटैक कर देते हैं। कब? अटैक कर देते हैं एरकॉट पर, और एरकॉट को जीत लेते हैं अगस्त 1751 में। 1751 में एरकॉट को जीत लिया गया। किसके द्वारा? इन दोनों के द्वारा। जब जीत लिया गया तो इसकी खबर पहुंचती है कहाँ पर? चांद साहब के पास। चांद साहब कहाँ पर? कर्नाटक में है। इसकी खबर पहुंच जाती है कर्नाटक में चांद साहब के पास, ठीक है। अब चांद साहब क्या करता है? अपने बेटे, इसका बेटे का नाम है रजा खान, ठीक है, सारे नाम को याद रख लीजिएगा। इसका बेटा है रजा खान, ठीक है। रजा खान को चांद साहब भेजता है कहाँ पर? कि तुम जाओ सीधे कहाँ पर? एरकॉट चले जाओ, ठीक है, ये एरकॉट वाली एरिया में चले जाओ, ठीक है। एरकॉट क्या करो? अब दोबारा, अब वो लोग जीत लिए तो तुम एरकॉट को छीन करके लाओ। रजा खान चला जाता है एरकॉट को जीतने के लिए वापस, ठीक है। अब आमना सामना होगा रजा खान का वर्सेस, इधर होगा रॉबर्ट क्लाइव होगा, साथ में थॉमस सैंडर्स होगा। ये दोनों लोग लड़ रहे थे, ठीक है। रजा खान विशाल सेना के साथ आया था, रॉबर्ट क्लाइव सैंडर्स ये भी लड़ रहे होते हैं। लगभग 53 दिनों तक क्लाइव लड़ रहा होता है, ठीक है, लड़ रहा होता है। तो इसकी मदद के लिए फिर से और सेना आ जाती है, जिसको नेतृत्व कर रहा होता है मेजर लॉरेंस आ जाता है। यानी अब 3 लोग हो गए अंग्रेजों की तरफ से। रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा है, सैंडर्स लड़ रहा है, मेजर लॉरेंस, ये तीनों लड़ रहे होते हैं। रजा खान कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है और रजा खान भाग निकलता है, ठीक है, भाग निकलता है। यहीं पर आगे की थोड़ी सी और कहानी देख लीजिएगा। जब भाग गया है तो ये तीनों आगे बढ़ते हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, थॉमस सैंडर्स और मेजर लॉरेंस। ये जाते हैं और चांद साहब पर अटैक करते हैं। चांद साहब का एक फ्रेंच सेनापति था जिसका नाम है कमांडर लॉ भी कहते हैं। तो ये तीनों मिलकर के, एक रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा सैंडर्स, तीसरा मेजर लॉरेंस, ये तीनों मिलकर के अटैक करते हैं किसके ऊपर? चांद साहब के ऊपर, कमांडर लॉ के ऊपर, ठीक है। चांद साहब भाग निकलता है, लेकिन बाद में इसको पकड़ करके मार दिया जाता है। इसको मार दिया गया, कमांडर लॉ को कैद कर लिया गया, ठीक है। चांद साहब नवाब थे कर्नाटक के। अब कर्नाटक में नवाब बना दिए गए इन्हीं का, कौन? महमूद अली। ये पूरी चीज़ें की गई महमूद अली के लिए, यानी महमूद जो हो गया वो अब कर्नाटक का नवाब बन गया। जिस कर्नाटक पर फ्रेंच लोग थे चांद साहब की तरफ से, उसी कर्नाटक पर महमूद अली हो गया शासक, जो अंग्रेजों की तरफ से था। कहानी को दोबारा दोहरा रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। तिरुचिरापल्ली की कहानी देख रहे थे, पहले कर्नाटक की कहानी देखे, फिर हैदराबाद की कहानी देखे, अब तिरुचिरापल्ली की कहानी देख रहे हैं। तिरुचिरापल्ली में महमूद अली या मोहम्मद अली अंग्रेजों की तरफ से वहाँ सेफ रह रहा था। अनवरुद्दीन का बेटा था ये नवाब जो था, अनवरुद्दीन कर्नाटक का। डुप्लेक्स की कहानी यहाँ पर देखेंगे आप लोग। डुप्लेक्स बहुत ही कामयाब दिखाई दे रहा है। वो जब कामयाब दिखाई दे रहा तो दूसरा भी गवर्नर बदल दिया गया अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेजों की तरफ से नया गवर्नर थॉमस सैंडर्स नियुक्त किया जाता है 1750 से 55 तक। जब ये आता है तो कुछ अच्छे काम करना शुरू करता है। क्या करता है ये? सेना भेजता है तिरुचिरापल्ली की तरफ, किसकी सेफ्टी के लिए? महमूद अली की सेफ्टी के लिए। थॉमस सैंडर्स तिरुचिरापल्ली में सेना भेजता है महमूद अली की मदद के लिए। वहीं फ्रेंच लोग भी सेना भेज देते हैं तिरुचिरापल्ली में। इनको लगता है ये लोग सेना भेज रहे हैं तो वहां से हो सकता है युद्ध करेंगे, तो हम भी पहुंच जाते हैं। चांद साहब भी वहां पर था तो उसको भी बचाने का काम था। तो दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं तिरुचिरापल्ली पर भेजी। तिरुचिरापल्ली पूरा कर्नाटक का रीजन है, कर्नाटक पूरा छावनी की तरह दिखाई देने लगा, पूरा सेना वहीं दिखाई देने लगी। ऐसा होने के बाद ये लोग रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव आता है तो साथ में देखना वहीं मराठा शासक थे, यहीं पर मैसूर के शासक थे और यहीं पर तंजौर के शासक थे। रॉबर्ट क्लाइव को जब बुलाया जाता है तो तीनों शासकों को अपने पक्ष में कर लेता है, यानी तुम लोग इंटरफेयर नहीं करोगे, या तो हमारा साथ देना या शांत रहना, ऐसा कर देता है। उसके बाद से रॉबर्ट को जब बुलाया जाता है तो रॉबर्ट दिमाग लगाता है कि जो पूरे के पूरे लोग तिरुचिरापल्ली में फोकस, यानी जो फ्रेंच लोग हैं वो तिरुचिरापल्ली में ध्यान दे रहे हैं, तो तुम लोग क्या करो, तिरुचिरापल्ली पर अटैक न करते हुए कर्नाटक की राजधानी एरकॉट पर अटैक करो, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं। यहाँ पर अटैक करता है ये किसकी मदद से? रॉबर्ट क्लाइव
और साथ में एक नया गवर्नर जो थॉमस सैंडर्स। इसकी मदद से एरकॉट पर कब्जा कर लिया जाता है अगस्त 1751 में। इस जीत की खबर पहुंचती है चांद साहब के पास कर्नाटक में। चांद साहब का बेटा है रजा खान, इसको भेजा जाता है, रजा खान को भेजता है चांद साहब कि तुम जाओ कर्नाटक की राजधानी एरकॉट जीत ली गई, उसको वापस जीत करके मुझे दो। रजा खान आता विशाल सेना के साथ, युद्ध हो रहा होता है किसके किसके बीच, रजा खान और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और थॉमस सैंडर्स के बीच युद्ध हो रहा होता है। ये मजबूत दिखाई देता है, विशाल सेना लेकर के गया था, लेकिन मेजर लॉरेंस आ जाता है एक और सेना लेकर के, यानी सेना का तृतीयक रूप दिखाई देने को मिलने लगा। रजा खान भाग निकलता है, ये पूरी सेना बढ़ती है, चांद साहब को और कमांडर लॉ को हराती है। हराने के बाद पूरा कर्नाटक जीत लेती है। चांद साहब भाग निकलता है, लेकिन बाद में उसको पकड़ करके मार दिया जाता है, कमांडर लॉ को कैद कर लिया जाता है। इन पूरी कहानियों के बाद अब कर्नाटक में नया नवाब बन गया महमूद अली। वही महमूद अली जो भाग गया था अंग्रेजों की मदद से, वो अब नवाब बन गया कर्नाटक में। अब अंग्रेज दिखाई दे रहे कर्नाटक में। यहां तक की बातें अभी तक समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये पूरा पक्ष समझ में आया, कर्नाटक समझ में आया, हैदराबाद समझ में आया, त्रिचनापल्ली समझ में आया, एरकॉट समझ में आया। अब आते हैं डुप्लेक्स को वापस भेज देते हैं जहाँ से आया है ये, ठीक है। हेडिंग होगी आप लोगों की डुप्लेक्स की फ्रांस वापसी, ठीक है। इतना सब होने के बाद ये जो डुप्लेक्स, अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बार बार पूरा नाम नहीं लिखूंगा। डुप्लेक्स हार नहीं मानता है, हार नहीं मानता है। क्या करता है ये, अपने पास से पैसा लगाता है, अपने पास से पैसा लगाए, कितना, लगभग 3.5 लाख पाउंड। इतने पैसे लगा करके ये क्या करता है, त्रिचनापल्ली पर पुनः घेरा डालता है, ठीक है। डुप्लेक्स अभी तक हार नहीं माना है, ये पैसा अपना खुद का लगाता है 3.5 लाख पाउंड का, और त्रिचनापल्ली पर पुनः घेरा डाल देता है। साथ में वो जो शासक रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिए थे, कौन कौन शासक साथ दिए थे, मराठा शासक साथ दे दिए थे, मैसूर के कुछ सरदार साथ दे दिए थे, मराठा कुछ सरदार साथ दिए थे, मैसूर के शासक साथ दे दिए थे, और साथ में जो तंजौर के शासक थे, तंजौर के शासक वो लोग भी अंग्रेजों का साथ दिए थे। इन तीनों लोगों को शांत करवा देता है कि तीनों लोग अब बीच में नहीं आना, अब जो करने वाला हूं मैं, ठीक है। इतना करने के बाद लगभग 1753 तक ये जो दोनों शक्तियां थी, एक तरफ फ्रेंच और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे, ये दोनों भिड़ते रहे 1753 तक। बस यही चलता रहा, वो उसको हरा रहा, वो सारी चीज़ों को नहीं देखना, छोटे छोटे एरियाज में जीत होती रही, क्योंकि 51 तक पूरे कर्नाटक में जो पहले वो फ्रेंच लोग थे, फिर अंग्रेजों की सत्ता आ गई। 52-53 तक ये लोग 2 सालों तक ऐसे ही भिड़ते रहे बिना मतलब के, कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। 1754 में क्या किया जाता, और ये लोग इधर लड़ाई कर रहे थे, और बाहर जो ये दोनों कंपनियां थी यूरोप में, अपना ये जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों लोग परेशान थे इन लोगों के युद्ध से। तो क्या किया गया, फ्रेंच कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है, वहाँ से गवर्नमेंट अप्रूवल था इसको। तो 1754 में गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है, और डुप्लेक्स की जगह नया गवर्नर नियुक्त किया जाता है जिसका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट गोडेह्यू डी ज़ेमोंट। ये नाम है नया गवर्नर का, चार्ल्स रॉबर्ट गोडेह्यू डी ज़ेमोंट, या इसको गोडेह्यू भी कहते हैं, गदेह्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। ये नया गवर्नर आता है, और आने के साथ ये समझौते की बात करने लगता है, ठीक है, समझौते की बात करता है, और वो समझौता निकल करके आता है 1755 में पौंडीचेरी की संधि। 1755 में हो जाती है पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि की क्या क्या बातें की गई थी, इसमें कहा गया कि जो भी एरियाज हैं जो जीते गए हैं वो लोग वापस कर देंगे, मतलब फ्रेंच ब्रिटिशर्स के एरियाज को जीते हैं तो वो वापस कर देंगे, ब्रिटिशर्स जो फ्रेंच के एरियाज को जीते हैं वो वापस कर देंगे। दूसरा, किसी के आंतरिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा,
ठीक है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और सभी लोग अपना व्यापारिक हित देखते रहेंगे, किसी भी तरह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट निकल करके आता है, यानी डुप्लेक्स हार नहीं मानता है, पैसा लगा करके तिरुचिरापल्ली पर पुनः घेरा डालता है, मराठा, मैसूर, तंजौर के शासकों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करता है और शांत करवाता है। 1753 में ये लोग 1753 तक ये दोनों आपस में युद्ध लड़ते रहे, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, कोई रिजल्ट नहीं निकला। बाहर की दोनों कंपनियां परेशान हो गई। फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी, जिस वजह से 1754 में डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया। डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया, उसके जगह नया गवर्नर नियुक्त किया गया, चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहियो डी जेमंड। यह आता है और समझौता करता है, संधि करता है। उस संधि का नाम है 1755 की पौंडीचेरी की संधि, जिसके तहत ये दोनों लोग एक दूसरे के जीते हुए एरियाज को वापस कर देते हैं। प्रॉमिस करते हैं कि किसी के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो भी व्यापारिक हित है केवल उस पर ही ध्यान देंगे। और क्या हो जाता है, यहाँ पर जो बुस्सी था वो एक्सेप्ट करता, स्वीकार करता है कि अब मैं हैदराबाद में ही रहूँगा। बुस्सी हैदराबाद में रहना स्वीकार करता है। ठीक है, यहीं पर ये जो डुप्लेक्स है ये स्टेटमेंट देता है इसके बारे में, गोडेहियो के बारे में। इसने जब सिग्नेचर की संधि किया तो डुप्लेक्स कहता है कि इसने अपने राष्ट्र के, जो चार्ल्स रॉबर्ट है, इसने अपने राष्ट्र के मतलब देश के अपमान पर सिग्नेचर कर दिया है। उसके समझौते को इसने ऐसा कहा, डुप्लेक्स ने कहा। ठीक है, साथ में अभी जो दूसरा युद्ध था उसमें फ्रेंच लोगों की स्थिति मजबूत दिखाई दी, फ्रेंच लोग मजबूत दिखाई दिए। साथ में अगर इसका परिणाम पूछा जाए, परिणाम इसका क्या निकला, तो इस दूसरे जो युद्ध हुआ था इसका भी कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आया। यहाँ पर भी शासक वगैरह कमज़ोर दिखाई देते हैं। ठीक है, फिलहाल इतनी बातें तो नहीं जाननी है क्या क्या चीज़ें हों, बस इसके फैक्ट्स वगैरह को याद करिएगा कि हैदराबाद में क्या हुआ। नासिर को बुलाया गया, नासिर की सहायता से मुजफ्फर को, चांद को अटैक करने की कोशिश की गई, मुजफ्फर को हटा दिया गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मुजफ्फर जंग को बाद में मतलब नासिर जंग को मरवा दिया जाता है। मुजफ्फर को गद्दी पर बैठाने वाले रहते हैं, जब तक उसको ले जाते हैं तो रास्ते में मरवा दिया जाता है। उसका फिर नासिर का छोटा भाई सलावत जंग को गद्दी पर बैठाया जाता है। कर्नाटक पर अधिकार हो जाता है, उत्तरी सरकार दे देता है ये। इसके बाद एयरकॉर्ट का घेरा होता है, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है कि तुम आओ अटैक करना। वो बोलता है तिरुचिरापल्ली पर अटैक मत करना, सीधे एयरकॉर्ट पर अटैक करो। एयरकॉर्ट पर अटैक किया जाता है। एयरकॉर्ट पर अटैक करने के कारण जीत भी हो जाती है। रजा खान को बुलाया जाता है, रजा खान हराने की कोशिश करता है। बाद में मेजर लॉरेंस आ जाता है। मेजर लॉरेंस और तीनों, रॉबर्ट क्लाइव और थॉमस सैंडर्स, ये तीनों मिलकर के अटैक करते हैं, चांद साहब को हराते हैं और उसका जो सेनापति था, कमांडर, इसको कैद कर लेते हैं। बाद में दोबारा कोशिश करता है डुप्लेक्स, लेकिन इसको रोक दिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है। वापस बुलाने के बाद नया गवर्नर भेजा जाता है कि जाओ समझौता कराओ, युद्ध की शांति कराओ। ये जाता है और युद्ध को शांत करा देता है। यही था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा आज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ दोनों वीडियोस को देखिएगा, तीसरी वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।